everyone, welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great. So today for this video we are going to deal with yet another chapter from grade 7 science, that is respiration in organisms. This is a very important chapter out of your biology की book और ये chapter को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. I would not say that we are going to study it with very fun, but I will say that we are going to study it with full to energy. Okay, so now let us begin with this video, and before beginning do not forget to hit that like button, subscribe to my channel, share this video as much as possible. So let us begin. सो गाइस चलिए चैप्टर से बिगिन करते हैं. रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स फॉर क्लास 7 बायोलॉजी. और इस चैप्टर से बिगिन करने से पहले गाइस लिंक इन डिस्क्रिप्शन की बात आ जाती है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाउट सॉल्विंग फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ज़रूर फिल कर दे. अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है इस टॉपिक के रिलेटेड तो उस फॉर्म को फिल करें तो वो डाउट मैं इंस्टेंटली सॉल्व कर सकती हूँ थ्रू सम और दी अदर मीडियम लाइक डाउट सॉल्विंग वीडियोज़ या ईमेल्स. ठीक है. देन सेकंड है आपका सजेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सजेशन फॉर्म का ताकि आपको कोई भी सजेशन देनी है, इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग माय टीचिंग और इफ यू वांट एनी वीडियोस ऑफ योर चॉइस, you can write me down in the suggestion form provided below in the description box. And guys, with that note, let me tell you that the quiz link for this particular chapter is in the description box, so do not forget to play that booster quiz. And guys, the session notes is also in the description box, so please do check out the notes because वो helpful तो होंगे ही आपको स्टडी रिविजन करने में. Now guys, let us begin with the introduction of the chapter. Beginning से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं अपना वीडियो how do I make my videos शूट कर रही हूँ और उसी वीडियो की शूटिंग के दौरान में मैं ये वीडियो बना रही हूँ. मीन्स इन वंस आई एम शूटिंग 2 वीडियोज़. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है हाउ डू आई मेक माई वीडियोज़ तो वो वीडियो ज़रूर देख ले, उसमें मैंने पूरी जर्नी बताई है. नाउ लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. तो इंट्रोडक्शन करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रेस्पिरेशन जो चैप्टर का नेम है उसका मतलब क्या होता है. रेस्पिरेशन व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन. सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स इन आवर बॉडी एंड इट इज़ अ ब्रीदिंग प्रोसेस इन आवर बॉडी. ठीक है. ब्रीथिंग का प्रोसेस है जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन्वॉल्व्ड है. अब चलिए सबका मतलब जानते हैं. तो ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स फंक्शन लाइक न्यूट्रिशन, transport, excretion and reproduction. For this purpose it needs energy. Our food is stored in our food stores energy. देखो सो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वी नीड एनर्जी फॉर दैट फंक्शन. लाइक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए हमको एनर्जी चाहिए. हमारी जो आउट एक्सटर्नल वर्क्स है, बॉडी के बाहर के वर्क्स जिनकी बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल योर वॉकिंग, स्टडिंग, लाइक आई एम मेकिंग वीडियोस, सो आई नीड एनर्जी फॉर मेकिंग वीडियोज. यू नीड एनर्जी फॉर स्टडिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, राइट. तो एनर्जी तो आपको हर चीज़ के लिए चाहिए. नाउ our food stores this energy. ये सारी एनर्जी किस में होती है? आपकी फूड में होती है. which is released during respiration. जो कि अगर जो फूड आपको एनर्जी देता है वो फूड के एनर्जी कैसे रिलीज करता है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. now breathing is the process during which we breathe air in air having oxygen. हम लोग जब breathing क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम जब अंदर सांस लेते हैं when we inhale, when we breathe in, then we are breathing in oxygen, and when we exhale or when we say breathe out, then we are exhaling carbon dioxide, that is popularly known as CO2, and oxygen is known as people O2. Very important terms. Okay. Now and we breathe out the air rich in carbon dioxide. The air rich in oxygen is transported to all the parts of the body, ultimately to each cell. Now what is a cell? Cell is the basic structural unit in our body. अब वो जो यूनिट होता है हमारी बॉडी में वो एक इतना छोटा सा यूनिट है जिससे हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स बने हैं. तो वो जो ऑक्सीजन है वो सारे ही सेल्स के पास जाता है ताकि सबको एनर्जी प्रोवाइड कर सके. दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइजेशन मतलब करेक्ट यूजेज हो रहा है उसका. ठीक है. बाय द सेल फॉर रेस्पिरेशन और सेल्स फिर रिस्पायर करते हैं. Now people again moving on to another thing, that is the process of breakdown of food in the cells of an organism with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration क्या होता है? The process of breakdown of food in the cell. जब फूड की जो ब्रेकडाउन होती है वो सेल्स के अंदर होती है और उसके साथ एनर्जी फिर रिलीज होता है. फूड जैसे ब्रेकडाउन होगा मतलब डाइजेशन जैसे टेक प्लेस करेगा, देन व्हाट विल हैपन इज द एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड दैट इज नोन एज सेल्युलर रेस्पिरेशन. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? नाउ as you've already learnt about cellular respiration, here it goes people. Cellular respiration takes place in the cells of all organisms. ठीक है. It is going to take place in your body but in the cells of all the organisms. Now in the cell
फूड मीन्स योर ग्लूकोज, ठीक है, हमारा जो फूड है वो किस फॉर्म में जाता है, तो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। फिर उसको क्या करते हैं, ब्रोक किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है। हमारे बॉडी की बात यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है, ये एक टाइप का रेस्पिरेशन है जो प्लेस करता है, हमारे बॉडी में प्लेस कर सकते हैं, किसी और की बॉडी में प्लेस कर सकते हैं, ये हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। What is going to happen here? So the food is broken down into through the help of carbon dioxide and water. जो food होता है that is taken in the form of glucose and then it breaks down. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. And when this breakdown takes place, then this is known as aerobic respiration. This is known as people aerobic respiration. Food can also be broken down without using oxygen. अब in these two cases we were in need of oxygen, ठीक है, in this case we were in need of oxygen. Now without oxygen also it can be done, and when it is done without oxygen then it is known as anaerobic respiration. Anaerobic respiration also releases energy, and this is the equation for it. So equation is glucose with the use of oxygen. So glucose with the use of oxygen, carbon dioxide plus water. So this is of this, okay, this is of this one. Guys, moving on to another slide. So here यहाँ पे जो दिख रहा है आपको विदाउट द यूज ऑफ रेस्पिरेशन, ये वाला है आपका एनारोबिक का, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन का. You should know that there are some organisms such as yeast. Yeast is a fungi, ठीक है, yeast is a fungi. Now yeast is a fungi that produces your alcohol wine जिसको आप बोलते हो, वो उसकी production is all due to yeast. Okay, now that can survive in absence of air. अगर air नहीं हो तो हम लोग survive कर सकते हैं क्या? No people, we cannot. But yeast can survive in the absence of air as well because they are anaerobes. Anaerobes है तो क्या survive क्यों कर सकते हैं? anaerobes को कुछ ज़्यादा छूट दे रखी है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है. anaerobes का क्या है कि they without using oxygen भी वो अपना काम कर सकते हैं. They can release energy without oxygen as well, जैसा कि अभी पढ़ा. तो क्योंकि वो anaerobe है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो बगैर एयर के भी जी सकता है. Now this anaerobes get energy through anaerobic respiration. Now how do they get energy? Through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide as given below. As you can see in this equation, what happens is glucose is broken down into alcohol and carbon dioxide, and then it gets energy. Okay. Our muscle cells also respire. Our muscle cells also respire anaerobically. हमारे जो मसल के सेल्स होते हैं वो भी रिस्पायर करते हैं, बट कैसे रिस्पायर करते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्लेस लेता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लेस लेता है, और द एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस आउट देयर. सो लेट मी टेल यू पीपल, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. During heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours, or heavy weightlifting, the demand for energy is high. Now you must have observed, if you have worked so much, then after, like, your breath becomes something like this. You start breathing very very fast, okay, because the energy, now you need so much of energy, बहुत ज़्यादा energy चाहिए होती है, and as you need energy more than you were in need before. पहले आप आराम से सांस लेते थे क्योंकि पहले आपको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, but now you need even more energy. So what you have to do now? You have to breathe even faster. But the supply of oxygen to produce the energy is limited. But एक limited supply ही possible होती है. Then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand. लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी एक टाइम में अगर आप एक टाइम में एक चपाती खा सकते हो, तो एक टाइम में 2 चपाती थोड़ी खाओगे, एक ही चपाती खाओगे. उसी तरह हमारी बॉडी एक टाइम में जितना ऑक्सीजन ले सकती है उतना ही लेती है, बाकी का ऑक्सीजन नहीं लेगी. हम लोगों ने ज़्यादा ब्रीथ तो किया है, लेकिन हमारी बॉडी जितना लेती थी उतना ही लेगी. इसीलिए उस टाइम पे हमारा काम आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो जगह लेता है ताकि हमें जो डिमांड है वो ख़त्म कर सके, मतलब फुलफिल कर सके एक तरह से. Have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, फिर आपके ना जो मसल्स हैं ना उसमें क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, मसल क्रैम्प्स आते हैं.
then why do they happen? Because तब हमारे muscles के जो सेल होते हैं, muscles are made up of cells because our entire body is made up of cells. Those cells start respiring anaerobically, ठीक है, anaerobically. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. Accumulation of lactic acid causes muscle cramps. Now what is going to happen? The partial breakdown of glucose. The glucose is going to be partially broken down, and then it will produce lactic acid. That lactic acid is also present in your curd, okay, in your curd because of the bacteria lactobacillus. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps, and through this accumulation, through the accumulation of this particular lactic acid, you get muscle cramps. This is 100% guaranteed, might appear in examination. Why do we get muscle cramps after heavy exercise? Then this is your answer. You can write it down, okay. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. Then if you have so much of cramp, then if you will bath, okay, bath in a hot water or you will get a massage, you are going to get relief from it. Now no more muscle cramps. Now you will be totally good for it, right? Good to go. Can you guess why is it so? अब ऐसा क्यों होता है? We have understood that why do we get muscle cramps. Now the question is that we get relief through muscle cramp if we bath in hot water, or a massage will really help. But why is it so? Because hot water bath or massage improves circulation of blood. Now blood that is circulating inside your body, it is going to improve the circulation, ठीक है. As a result, the supply of oxygen to the muscle cells increases. और इसीलिए जो इतना ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा, मीन्स द सप्लाई विल इंक्रीज. The increase in the supply of oxygen results in complete breakdown of lactic acid and carbon dioxide, and that is why you get relief from your muscle cramps. Now breathing. Now let us learn about breathing. The breathing is the process in which air rich in oxygen is taken inside our body and carbon dioxide is taken outside our body, ठीक है. Now inhalation and exhalation are the two main processes. Inhalation means taking in of air, breathing in. Exhalation means giving out air. The number of times a person breathes per a minute is termed as breathing rate. Okay, अगर आपने एक बार में 10 बार एक मिनट में, in a minute if you have breathed 20 times, then that is going to be your breathing rate. Now mechanism of breathing. What is the mechanism of breathing? Now let us learn about it. Normally we take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. We are breathing through our nostrils, our nose. Okay, now when we are breathing in our air, what is it going to do? It is going to go into the through our nostrils. It is going to go in the nasal cavity. Like you have the buccal cavity, you do have the nasal cavity as well, people. Moving on with that note, from the nasal cavity the air reaches our lungs and through the windpipe, and you have the windpipe in your body. लाइक ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका फूड पाइप होता है, तो इस सिस्टम में आपका विंड पाइप होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका बकल कैविटी होता है, तो इस सिस्टम में आपका नेसल कैविटी होता है, ठीक है. तो जो भी सिस्टम है थोड़े बहुत इंटर रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, इसीलिए जैसा कि चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. From the nasal cavity the air reaches our lungs because all the oxygen सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड ना आपके ऑक्सीजन को आपके लंग्स को है, ठीक है. तो लंग्स तक आपका ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए. Lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs on the sides. जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा. You have a rib cage, ठीक है. वो rib cage क्या हो, एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है. A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. Of chest cavity का floor कैसे form होता है? Through a muscular sheet that is known as your diaphragm. Now this is the diagram. Here is a nasal passage. यहाँ पे आपका oral cavity मतलब आपका जो mouth में जहाँ पे teeth होता है आपका, यहाँ पे pharynx है आपका. pharynx means आपने पढ़ा होगा आपका like pharynx आपका neck होता है ना, neck पे वहाँ होता है. यहाँ पे आपका ट्रैचिया है. लंग्स, दिस आर योर लंग्स, जो कि यहाँ पे रिब केज के अंदर है. एज यू गाइस कैन सी, दिस आर योर लंग्स. ये आपके रिब्स हैं, ठीक है. यहाँ पे ये जो आपको सरफेस एरिया दिख रहा है, दैट इज ओनली योर डायाफ्रैगम. दैट इज ओनली योर डायाफ्रैगम. दिस इज द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसके बारे में थोड़ा और डीप में जानते हैं.
when we are breathing in air or inhaling air, then two processes occur in our body together. The muscles between the ribs contract, causing the rib cage to move upward and outward. What is happening, guys? The muscles between the ribs, ठीक है, the muscles between the ribs contract, to contract, यहाँ बहुत important word है contract, causing the rib cage to move upward and outward. आपने देखा होगा यहाँ पे आपका जो रिबकेज है, यहाँ पे कुछ इस तरह से रिबकेज है, दैट इज गोइंग टू मूव अप, दैट इज गोइंग टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड एज वेल, मतलब बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ. ओके, while the diaphragm contracts and moves downward, and at that particular moment of time, what is your diaphragm going to do? It is at that particular moment of time your diaphragm is going to contract and move downwards. यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा सकती हूँ मैं, this is your rib cage that is going to move upwards and outwards. Okay, and then your diaphragm का work आता है, that is going to contract. Okay, that is going to contract and move, that is going to contract and move downwards. Okay, this upward and downward movement of rib cage and diaphragm respectively increases the space in the chest cavity and makes it larger. और इस मूवमेंट की वजह से आपका जो चेस्ट कैविटी होता है उसमें जितना स्पेस होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, एंड क्योंकि स्पेस बड़ा हो जाता है, इट कैन सक इन एयर, लंग्स एयर लेते हैं, फिल हो जाते हैं, फिर एक्सपैंड हो जाते हैं ना. एक्सहेलेशन, जब हम एक्सहेल करते हैं, व्हेन वी एक्सहेल इन अवर बॉडी, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? सो व्हेन वी ब्रीथ एयर आउट और एक्सहेल, द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस. For example, the muscles of the ribs release, causing the rib cage, ठीक है, to move downward and inward. Now पहले क्या कर रहा था inhalation में, upward and outwards, but in exhalation it is going to move downward, not upward, opposite, downward and inwards, downward and inward. Now people, while diaphragm releases and moves upward, and diaphragm is going to release. Okay, it is going to release and it is going to move upwards, not downwards this time it is going to move upwards. This downward movement of the rib cage and upward movement of the diaphragm decreases the space. Now this movement is going to decrease the space, not increase. This is going to decrease the space, and then what is going to happen? Our chest cavity will become smaller, and then the air is pushed out of the lungs, and then फिर क्या होगा, वो उस lungs को pressure देंगे air को push out करने के लिए, air push out हो जाएगा जब आप exhalation करते हो. वो आपका process होता है exhalation का, as you can see in this diagram as well. I am going to explain you this a bit. यहाँ पे as you can see, यहाँ पे air आपका अंदर जाएगा, then this is the ribs, these are your ribs that are going to move upwards and outwards. अब फिर क्या होगा, डायाफ्रेगम, ये जो डायाफ्रेगम का सरफेस है, दैट इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड्स, एंड दैट इज योर इनहेलेशन. अब एयर जब आपका बाहर निकलता है तो क्या होता है, एयर व्हेन इट कम्स आउट, देन व्हाट इज हैपनिंग, योर रिब्स आर गोइंग टू मूव नॉट अपवर्ड्स. ओके, नॉट, इट इज गोइंग टू डू टोटली अपोजिट ऑफ इनहेलेशन. ठीक है, so it is going to move inwards, now inwards and downwards, inwards and downwards, and then diaphragm is going to move backwards, and then you are going to exhale. Now let us learn about breathing in other organisms as well, like cockroach, earthworms, fishes and plants. So first of all, let us learn about cockroach. So a cockroach has small openings on the sides of its body. Other insects also have similar openings. These openings are called spiracles. और ये openings जो cockroach पे होते हैं, उसके इसमें छोटी छोटी there are some openings. Okay, these openings are known as spiracles. Insects have a network of air tubes called trachea. Trachea for trachea gas exchange. Now they do have a trachea, and that is because of the exchange of gases. Oxygen rich in air rushes through spiracles into the tracheal tubes, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. Now this is going to reach to each and every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles. Now the air that has gone on inside, that is going to move outside through this spiracles. Similarly, carbon dioxide from the cell goes into the tracheal tubes and moves out through the spiracles. And as now only I have explained you this air tubes, यहाँ पे जो आपके एयर ट्यूब्स होते हैं उनको ही ट्राचिया बोला जाता है कॉकरोचेस के अंदर या फिर इंसेक्ट्स के अंदर. These are found only in insects, not in any other animals. Now guys, what I'm going to do is I'm going to zoom out this figure and I'm going to show it to you guys.
Look at this figure very properly. Just look at this figure. Now here, these are your spiracles in the body of a cockroach. Not your spiracles, but these are the spiracles that we were talking about. And this is your tracheal trunk. Yeah, this is your tracheal trunk. And guys, this is how cockroaches breathe or respire. Earthworms. Earthworm and leeches absorb the atmospheric oxygen through their moist and slimy skin. They breathe through their skin. तो स्किन के थ्रू पहले ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, and then what do they do is they absorb the atmospheric oxygen through their skin and then transport it through the blood to all the cells. फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सहेल, फिर एक्सहेल करते हैं, ठीक है. तो दिस इज हाउ अर्थवर्म्स ब्रीथ. नाउ पीपल मूविंग ऑन टू फिशेस. हाउ डू एक्चुअली फिशेस ब्रीथ. फिशेस भी तो ब्रीथ करती है ना, तो फिशेस कैसे ब्रीथ करती है यहाँ देखते हैं. Fishes are the aquatic animals that live in water. These aquatic animals that are fishes, they can only breathe oxygen dissolved in air. They cannot breathe oxygen that is not dissolved in air. Okay. And then another important thing that you need to know is they breathe through organ that is known as gills. Fishes have gills to breathe. Now, how do gills work? So gills are actually the projections of the skin, and they have blood vessels for the exchange of respiratory gases. Have the blood. So this particular line means that they are having some projections of the skin, something on their skin, and they are that projections. They have the blood vessels so that the exchange can happen of the respiratory gases like your oxygen and carbon dioxide. These two are your respiratory gases. The fishes breathe by taking water, यहाँ पे taking it नहीं है, taking in है. Okay, so I was also confused reading this out. Taking in water through its mouth and sending it over the gills. The oxygen dissolved in the water is extracted. Now what is going to do? It is going to take in water. Water अंदर ले लेगी और जो water में जितना oxygen होगा dissolve किया हुआ, वो ऑक्सीजन गिल्स निचोड़ लेंगे. मीन्स इट इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट इट. ओके, एंड देन इट विल बी एब्जॉर्ब्ड, एंड इन दिस वे रेस्पिरेशन इन फिशेस टेक प्लेस. नाउ हाउ डज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस? All the organisms in the world respires, whether it is animal or plant or insects or anything. Okay, plants also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. Now we have always learned that plants take in carbon dioxide, CO2, and breathe out oxygen. We have learnt it. Okay, so this is also true. ये भी सही है, but respiration का एक process होता है, जिसमें उल्टा हो रहा होता है. यहाँ पे देखो guys, they also break down glucose into CO2 and water and releases energy to perform other functions. The respiration in plant differs from animal because in plants respiration occurs through leaves and roots. Because plants में क्या होता है, respiration occurs through their body parts like leaves and roots. Okay, like leaves and roots. With that note, people moving on, they carry out respiration independently. For example, each plant part can independently take in oxygen. अब वो उनका क्या होता है कि लीव्स भी कर रहे हैं आराम से, लाइक लीव्स भी कर रहे हैं, आपके रूट्स भी कर रहे हैं, तो दे आर इंडिपेंडेंटली टेकिंग इन, मतलब रिस्पायरिंग. ओके, दे आर इंडिपेंडेंटली रिस्पायरिंग. तो दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है उनको, एज यू कैन सी इन द फिगर एज वेल. एंड गाइज, उनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है डे एंड नाइट बेसिस पे होता है, ठीक है, वो दैट इज इन द बेसिस ऑफ डे एंड नाइट. Now guys, we have completed the entire chapter. I hope you guys have studied well, and if your exams are coming, best of luck for your examinations. First of all the best, and please I know you are going to crack your examination after working hard a lot. I hope this video was enough helpful for you guys in when it comes to the vision of study. So please do not forget to subscribe to my channel, share this video, and hit on that like button so that I come to know that you guys have really enjoyed this video. Let's meet in our next video. Till then, take care, Tara, and bye bye.